हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है गोदान उपन्यास के पात्र राय साहब का चरित्र चित्रण। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गोदान उपन्यास में राय साहब अमरपाल सिंह की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। वह एक प्रकार से ग्राम और नगर कथा के बीच एक सेतु है। उपन्यास में ग्राम कथा के अंतर्गत आने वाले पात्रों में वह इसलिए संबंधित है क्योंकि वह उस गांव के जमींदार हैं और मालती मेहता की नगर कथा तो उन्हीं के सानिध्य में चलती है। प्रेमचंद ने उपन्यास में उन्हें सैद्धांतिक रूप से एक आदर्श जमींदार के रूप में चित्रित किया है, जो व्यवहारिक दृष्टि से उदारता और दया के प्रतीक है, किंतु उनका व्यवहारिक रूप इससे नितांत भिन्न है। व्यवहार में वह शोषण जमींदार वर्ग ही सशक्त वर्ग प्रतिनिधि बनकर रह गए हैं, जिनकी कथनी और करनी में पर्याप्त अंतर है। इनकी चारित्रिक विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला, पाखंडी व्यक्ति और रंगे सिंगार। राय साहब जब जब सैद्धांतिक चर्चा करते हैं तब तब उनका व्यक्तित्व एक आदर्श के साथ उभरता दिखाई देता है, किंतु व्यवहार में अपने किसानों के साथ वह जैसा बर्ताव करते हैं वह अत्यंत निम्न स्तर का है। वास्तव में वह एक ऐसे रंगे सियार और धूर्त जमींदार हैं। वह कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। होरी के समक्ष वह अपने वर्ग की यथार्थ स्तर पर पोल खोलकर अपने व्यक्तित्व को प्रभामंडित बनाते हैं। होरी उनकी इस महान विचारणा के आगे श्रद्धान्वित होता दिखाई पड़ता है, किंतु तभी एक नौकर जब यह आकर बताता है बेगार में काम करने वाले मजदूर बिना रोटी पावे काम करने को तैयार नहीं हैं, तो यह सुनते ही राय साहब का वास्तविक रूप होरी के सामने दिखाई देता है। वह बात बंद कर क्रोध में कांपते हुए कहते हैं कि चलो मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूँ। जब कभी खाने को नहीं दिया गया तो आज नई बात क्यों। होरी के साथ ही पाठक भी राय साहब के इस दुरंगे रूप को देखकर चौंक जाते हैं। दूसरा है द्विधाग्रस्तता। राय साहब एक और तो साम्यवाद और जमींदारी उन्मूलन का स्वागत करते हैं और दूसरी ओर सारी सुख सुविधाओं का भी खुलकर भोग करते हैं। उनकी इस द्विधाग्रस्तता का मूल कारण यह है कि वह विचारों में अग्रगामी है तथा क्रिया व्यवहार में पश्चगामी। वह बुराई को बुराई मानते हैं, किंतु अवसर आने पर जमींदारों द्वारा की जाने वाली हर बुराई में अपना योगदान भी देते हैं। उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह बुराई का खुलकर विरोध कर सके। उनका यह कथन उनके चरित्र की द्विधाग्रस्तता को स्वयं स्पष्ट करता है। जब तक संपत्ति की बेड़ी हमारे पैरों से नहीं निकलेगी तब तक यह अभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा। हम मानवता का पद ना पा सकेंगे। जिस प्रकार
पहुंचना ही मानवता का जीवन का अंतिम लक्ष्य है। वास्तव में उनके माध्यम से प्रेमचंद ने तत्कालीन जमींदार वर्ग की द्विधाग्रस्तता को ही वाणी दी है। तीसरा है व्यवहारिक चतुर्थे। राय साहब सामाजिक व्यवहार और मनोविज्ञान के अच्छे ज्ञाता हैं। किसी व्यक्ति को अपनी लच्छेदार बातों से प्रभावित करके उससे अपना मतलब निकालने में उन्हें महारत प्राप्त है। वह जिस व्यक्ति से भी बातें करते हैं उसके स्वभाव को समझबूझकर ही प्रसंग को उठाते और बदलते हैं। उनके धनुष यज्ञ की लीला का व्यय पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है। किसानों से वह जोर जबरदस्ती से लगान ले सकते हैं, किंतु इस कार्य के लिए वह उन पर दबाव नहीं डालते। इसलिए वह होरी के सामने इस ढंग से बात करते हैं, अपनी परिस्थिति का ऐसा बखान करते हैं कि होरी जैसा सीधा साधा अनपढ़ आदमी उनकी चाल में फंस जाता है। उसे क्या पता कि यह चतुराई केवल किसानों से धन प्राप्ति हेतु चली है। राय साहब यह जानते हैं कि होरी का अपने ग्रामीण भाइयों पर अच्छा प्रभाव है और किसान जितनी हमदर्दी एक दूसरे किसान से मानता और सुनता है उतनी हमदर्दी किसी और से नहीं। किसान को स्वजातीय समझते हैं, जबकि जमींदार का कहा मानना उनकी विशेषताएं हैं। होरी को वह इसलिए अपने व्यवहार चातुर्य से अपना काम सिद्ध करने के हथकंडे के रूप में प्रयोग करते हैं। परिणाम स्वरूप होरी उनके बुद्ध चातुर्य को वास्तविकता समझकर धनिया एवं गोबर के सम्मुख उनकी प्रशंसा करते हैं। राय साहब के चरित्र की चौथी विशेषता है जमींदार वर्ग के प्रतिनिधि। राय साहब अपने युग के उन जमींदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने युग के अनुरूप अपने को शोषक रूप में परिवर्तित कर लिया। वह एक जमींदार के रूप में ढोंग का लबादा ओढ़कर जनता का निरंतर शोषण करते रहते हैं और ऐसी बातें बनाते हैं जैसे किसानों का उनसे बड़ा हित चिंतक और कोई नहीं। साथ ही वह स्वयं ब्रिटिश सरकार द्वारा शोषित भी हैं। वह युग की परिस्थितियों को समझकर राष्ट्रीयता और देशभक्ति का आवरण भी अपने ऊपर डाल लेते हैं। वह अपने समस्त जीवन में ऐसे हथकंडे अपनाते रहते हैं जिनसे बिना श्रम किए ही उनका सारा रुइसी ठाट बाट बना रहे। एक और तो वह किसानों के प्रति सहानुभूति जताते हैं और दूसरी ओर अवसर मिलते ही सामंती तरीकों से उनका शोषण करते हैं। वह एक और संपत्ति के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं और दूसरी ओर ससुराल की जायदाद प्राप्त करने के लिए मुकदमा लड़ते हैं। इसी प्रकार जब उन्हें ज्ञात होता है कि झुनिया के प्रसंग को लेकर गांव के पंचों ने होरी पर डांड लगाकर रुपए हजम कर लिए हैं, तो वह कारिंदा नोखेराम को बुलाकर डांटते हैं और सारा धन स्वयं हड़प जाते हैं। एक और वह होरी से सहानुभूति दिखाते हैं और दूसरी ओर कारिंदे के माध्यम से लगान मिलने पर होरी को बेदखल का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार राय साहब सैद्धांतिक रूप से कितना भी प्रगतिशील बनने का ढोंग रचे, वह वास्तव में पतोन्मुखी सामंती व्यवस्था और जमींदार वर्ग के ही प्रतिनिधि हैं। इसी रूप में उपन्यास में चित्रित हुए हैं। पांचवा है वीर एवं साहसी।
एक ऐसा भी प्रसंग आता है जिसमें हमें राय साहब का एक और चारित्रिक पहलू देखने को मिलता है। जब राय साहब धनुष यज्ञ के समय कमरे में अपनी मित्र मंडली के साथ वार्तालाप में निमग्न थे, तभी मेहता पठान के वेश में एकाएक उपस्थित होकर एक अच्छा खासा नाटक खड़ा कर देते हैं। वह कहते हैं कि राय साहब के आदमियों ने उसके आदमियों को लूट लिया, या तो राय साहब 1000 रुपये दे या वह सबको अपनी बंदूक से मार डाले। उसको देखकर सब लोग भयस्त्र हो जाते हैं, किंतु राय साहब तब जिस साहस का परिचय देते हैं उससे उनकी वीरता और अप्रीतिय साहस का परिचय मिलता है। इस प्रकार राय साहब वीर और साहसी, व्यवहारिक दृष्टि से अत्यंत चतुर और द्विधाग्रस्त जमींदार हैं, जो वैवाहिक दृष्टि से तो प्रगतिशील दिखाई देते हैं, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से शोषक जमींदार वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करते दिखाई देते हैं। उनके चरित्र की यह द्विधा उन्हें रंगा सियार ही सिद्ध करती है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना गोदान उपन्यास के पात्र राय साहब के चरित्र चित्रण के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।